नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस को देखते हुए बायोलॉजी की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो चलिए इसके हम लोग शुरुआत करते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं किसको। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है बायो और दूसरा होता है लोगस। बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना यानी अध्ययन करना, अर्थात जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है वही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है, तो ये लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है, तो लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया है। देखिए लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाला था। 1801 ईस्वी में इन्होंने बायोलॉजी शब्द को गढ़ा था। देखेंगे हम लोग आगे कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, एक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एक स्लीवी कल्चर जिसमें काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। आगे है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जो भी उद्यान से संबंधित विज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। देखिए जीव विज्ञान के जो जनक थे अरस्तु थे। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। अरस्तु ने पौधे और जंतुओं को जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को, और बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु को बोला जाता है। अब देखिए जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक। तो क्वेश्चन पूछता है कि आनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया है, तो मेंडल ने दिया है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो मेंडल ने दिया है। जीव सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीव सिद्धांत किसने दिया है, तो D.H. मॉर्गन ने दिया है। जीव सिद्धांत किसने दिया है, तो D.H. मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सोन के द्वारा दिया गया है। जीव द्रव सिद्धांत हर्टविग के द्वारा दिया गया है। जीव द्रव सिद्धांत हर्टविग। उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का नियम लैमार्क के द्वारा दिया गया है। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का नियम ये जो दिया गया है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया है। प्रकृति वर्ण सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। द्विनामपत्ति कैरोला लिनियस के द्वारा दिया गया है। DNA द्विकुंडन मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। DNA द्विकुंडन मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे
जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। तो देखते हैं, अरस्तु ने जीवों को दो भाग में बांटा था। ठीक है, एक भाग का नाम था जंतु समूह और दूसरा भाग का नाम था वनस्पति समूह। उसी तरह कैरोलस लीनियस ने भी अपनी पुस्तक उसका है जिसका नाम है सिस्टीमा नेचर में इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया था। पहला इनका जगत कहलाता था प्लांट किंगडम, जिसको पादप जगत बोलते हैं। दूसरा कहलाता था एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग जंतु जगत बोलते हैं। अब देखेंगे, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोलते हैं? तो लिनियस को बोला जाता है। अब देखिए, जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया था और ये 5 जगत में बांटने वाला व्यक्ति थे विटकर के द्वारा बांटा गया था। ठीक है, और डेट पूछेगा कब, तो 1969 में बांटा गया था। 5 जगत में कौन कौन है? सबसे पहले मोनेरा है, उसके बाद प्रोस्टिटा संघ है, आगे पादप संघ है, आगे कवक के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में 5वां एनिमल यानी जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो पांचों जगत का एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मोनेरा संघ में वे सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, मतलब अर्ध विकसित जीव आते हैं इसमें, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आते हैं। मोनेरा संघ एक वैसा संघ है जिसमें अर्ध विकसित जीव आते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, जिसमें जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया आते हैं और तंतुमय जीवाणु आते हैं। दूसरा है प्रोस्टिटा। ये विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव है जो जलीय यूकैरियोटिक है। कैसा है? जलीय यूकैरियोटिक जीव है, यानी विकसित जीव इसमें आता है। इसमें आता है यूग्लिना। ये यूग्लिना जो होता है पादप और जंतु के बीच का कड़ी होता है। ठीक है, यूग्लिना जो है सूरज के प्रकाश में स्वपोषी होता है और सूरज के जब प्रकाश नहीं होता है तो इतर पोषी हो जाता है, यानी दोनों गुण इसमें पाया जाता है। इसलिए पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहते हैं इसको। यूग्लिना प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। यूग्लिना जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पादप के बारे में। तो समझिए, इसमें वैसे जगत प्राय जो सभी रंगीन बहुकोशिकीय जो प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। पादप में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसी जीव को सम्मिलित किया जाता है, जैसे शैवाल, मौस, पुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा इत्यादि को शामिल किया जाता है प्लांट में। जैसे शैवाल के प्लांट में शामिल किया जाता है, मौस, पुष्पीय पौधा, अपुष्पीय बीज पौधे को शामिल किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कवक यानी फंगी के बारे में। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव सम्मिलित किया जाता है। यूकैरियोटिक और परपोषित जीव शामिल किया जाता है, यानी स्वपोषी इसमें नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। पोषण की बात करते हैं कि जो भी जितना भी कवक है उसमें जो पोषण होता है वो अवशोषण के माध्यम से होता है, और ये सभी जो होते हैं इतर पोषी यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कवक वाला ये परजीवी भी हो सकते हैं और मृतपोजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी या मृतपोजीवी दोनों होते हैं। अगर बात करता है जो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन नामक एक जटिल शर्करा होता है, उसी का बना होता है कवक का कोशिका भित्ति। और ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया। आगे हम लोग देखेंगे जंतु के बारे में। तो जंतु में सभी जो बहुकोशिकीय जीव हैं
उसको शामिल किया जाता है और ये पूर्ण रूप से विकसित जीव होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। जंतु को हम लोग मेटोजोआ के भी नाम से जानते हैं, मेटाजोआ श्रेणी में, यानी मेटोजोआ में इसको कहते हैं। जैसे में हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सारी जीव आते हैं जंतु जगत में। देखिए, वर्गीकरण के जो आधारभूत इकाई था वो जाति था। क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकरण के आधारभूत इकाई को हम लोग जाति कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जीवों का नामकरण किसने किया था और द्वीव नामपत्ति किसने दिया था। तो द्वीव नामपत्ति देने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, इन्होंने द्वीव नामपत्ति दिए। इसी को बोलते हैं वर्गीय का जन्मदाता, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 1753 में इन्होंने दिए थे। जीवों का द्वीव नामपत्ति भी दिए थे। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जितना भी जीवधारी का नाम दिया गया था लिनियस के द्वारा, वो प्रत्येक जो जीव है वो लैटिन भाषा से मिलकर बनता है। और पहला जो शब्द होता है वंश का नाम होता है और दूसरा जो शब्द होता है जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। वंश तथा जाति के नामों के बाद उसका नाम जो पड़ता है वैज्ञानिक नाम कहलाता है, यानी वर्गीकृत कहलाता है। जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, उसी के अंतिम नाम में जुड़ा होता है। जैसे कि लीन, जैसे यहाँ पे समझेगा मानव। मानव का हम लोग वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो तो एक वास्तव में वंश का नाम है और सैपियंस हमारी जाति है, और लीन वास्तव में लिनियस के द्वारा दिया गया होमो सैपियंस नाम, इसीलिए अंतिम में लीन शब्द जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। क्वेश्चन पूछेगा कि होमो सैपियंस के नाम से मानव को किसने पुकारा था, तो लिनियस के द्वारा, जिन्होंने द्वीव नाम पद्धति दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जन्मदाता बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने लैटिन भाषा में 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक वंश का नाम, दूसरा जाति, और जो अपने नाम से पुकार, जैसे लीन ने खोजा था मानव का, तो मानव के। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम है जहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो देखते हैं हम लोग मनुष्य। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको होमो सैपियंस बोलते हैं। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है जिसको राना टिंगरा बोलते हैं, राना टिग्रिना बोलते हैं। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है उसको फेलिस डोमेस्टिका बोला जाता है। डॉग का जो वैज्ञानिक नाम है उसको कैनिस फैमिलियरस बोला जाता है। गाय का बोस इंडिकस बोला जाता है। मक्खी का मौस्का डोमेस्टिका बोला जाता है। मक्खी, म से मक्खी, म से मौस्का, याद रहना चाहिए कि मक्खी को हम लोग मौसिका डोमेस्टिका बोलते हैं। आम का हम लोग मैंजिफेरा इंडिका बोलते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजिफेरा इंडिका। राइस तो ओराइजा अस्टिवा कहते हैं। राइस का वैज्ञानिक जो नाम है धान का, ओराइजा अस्टिवा कहते हैं। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। पी यानी मटर का वैज्ञानिक नाम है, जैसे पी से पीजम सस्टिवम, पीजम सस्टिवम है। चना का कैसियर एरिटेनियम है। चना का जो वैज्ञानिक नाम है कैसियर एरिटेनियम है। सरसों का ब्रासिका कंपेट्रिस है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रासिका कंपेट्रिस है। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और क्वेश्चन बना के देखेंगे।
चलिए, देखिए, मानव त्वचा का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा जो कहलाती है, मानव जो त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। जीवों का संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्यूनोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीड़ों का जो अध्ययन है उसको हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन जो कहता है लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटोरियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है एक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग, तो एक्थियोलॉजी में करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जो घाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का जो संबंधित रोग होता है उसका अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतु के कवच का जो अध्ययन किया जाता है पोरोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतु के कवच का जो अध्ययन पोरोलॉजी कहलाता है। वंशागति नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी, वंशागति नियमों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधारना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूथेनिक्स। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, उसको बोलते हैं यूथेनेसी। नालिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। नालिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला, उस विज्ञान की जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति का जो उन्नति का अध्ययन करते हैं वो हम लोग कहते हैं उसको यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं, तो यूजेनिक्स। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण का जो अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग, या वंशागति का अध्ययन करेंगे उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, तो जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स। जंतु के आसपास के जो वातावरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी। मांसपेशी में मायोलॉजी। जनसंख्या में कार्टोग्राफी बोलते हैं उसको। जनसंख्या का अध्ययन शायद डेमोग्राफी बोलते हैं, कार्टोग्राफी नहीं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहते होंगे। मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी से उस अंग का अध्ययन किया जाता है जिसका नाम है स्नायु तंत्र। जेरनेटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है।
जेनेटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पीडियाट्रिक्स, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन किया जाता है? तो पीडियाट्रिक्स को जो अध्ययन किया जाता है शिशु रोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शिशु रोग में पीडियाट्रिक्स का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, जेनेटिक्स आनुवांशिकता गुणसूत्र का अध्ययन किया। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से संबंधित है। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों का अध्ययन किया जाता है, सीरोलॉजी कहलाता है, सीरोलॉजी। और सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, छिपकलियों का अध्ययन। इकोलॉजी में शरीर और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। एरनियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। पालतू जो कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम है चिरोपोडी, शरीर के पैर के भाग से संबंधित है। चिरोपोडी शरीर के किस भाग से? तो पैर से संबंधित है। ये आज हम लोग के वीडियो था जीवधारियों का वर्गीकरण। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।